नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश दास। अगला दशक हो भारत का प्रौद्योगिकी दशक, यह सिर्फ हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भर नहीं है, बल्कि ये एक अभियान है, ये एक सपना है, ये एक लक्ष्य है और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है, अगला दशक हो इंडियाज डेकेड, यानी वर्तमान भविष्य की जरूरतों के लिए वैकल्पिक नवाचार मॉडल का विकास, जिसमें शिक्षण संस्थानों और युवाओं की अहम भूमिका हो। और देश के टॉप तकनीकी संस्थानों के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। इस वर्चुअल बैठक का उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने पर रहा। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च पर जोर देने की जरूरत है। इस बैठक में करीब 100 संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलोर जैसे केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस पहल को शिक्षण संस्थानों में आगे और सुधार सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों का एक हिस्सा बताया जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी से प्रभावी मुकाबले में तकनीकी संस्थानों की अहम भूमिका के मद्देनजर इस बैठक में हुए संवाद को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में कार्य नैतिकता और संबंधित संस्थानों द्वारा किए गए नवाचार पर प्रमुखता से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि देश की प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान आने वाले दशक को भारत का प्रौद्योगिकी दशक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर भी रहा कि शिक्षा के ऐसे मॉडल बनाने में प्रगति की आवश्यकता है जिसमें कोई बाधा ना हो और जो शिक्षार्थियों को सीखने के ऐसे अवसर मुहैया करा सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है। बैठक के दौरान ये बात भी उभर कर सामने आई कि कैसे त्वरित प्रौद्योगिकी समाधान देने के लिए युवा नवोन्मेषकों की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि छात्रों की जरूरत के हिसाब से लचीले, समेकित और सीखने का मौका प्रदान करने वाली शिक्षा के प्रारूपों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। इस दौरान अलग अलग तकनीकी संस्थानों के करीब 100 प्रमुख प्रधानमंत्री के साथ संवाद में शामिल रहे। आईआईटी कानपुर में जो रिसर्च और इनोवेशंस हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी। कोविड के समय में क्या रिसर्च हुए उसके बारे में भी जानकारी दी। हमारा जो ई मास्टर्स प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी और फ्यूचर रोड मैप हमारा क्या रहेगा, हम आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, जैसे स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इस संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में ये बात भी प्रमुखता से सामने आई कि जरूरत है कि मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए संस्थानों को न सिर्फ अपनी दृष्टि का दायरा बड़ा करने की जरूरत है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शिक्षण और तकनीकी विकास के लिए वैकल्पिक नवाचार मॉडल का भी विकास किया जाए। आज हर तरफ चौथी औद्योगिक क्रांति की बात होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बैठक में उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में युवाओं को इस क्रांति के लिए तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया, लेकिन इसके साथ ही इस शिक्षा को सभी तक पहुंच, सब तक उपलब्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले सालों में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात तेजी से बढ़ा है, लेकिन बैठक में जोर इस बात पर भी दिया गया कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए इसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाए, वो भी बिना गुणवत्ता से समझौता किए। तकनीकी शिक्षा की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अगले 25 सालों में शोध और विकास में भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का लक्ष्य सामने रखा, जिसका सकारात्मक प्रभाव शिक्षण प्रक्रिया में ढांचागत सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और साइबर तकनीक के विकास में भी दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दशक भारत का प्रौद्योगिकी दशक हो और जिसके लिए तैयारियां एक तरह से शुरू भी हो चुकी हैं और एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन या कहें एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं और उसकी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण पहल रही है। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय करंदीकर साहब, निदेशक हैं आईआईटी कानपुर के। हमारे साथ प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन साहब हैं, निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले करंदीकर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अगले दशक की बात कर लें या अगले 25 सालों की बात कर लें कि तकनीक शोध विकास के क्षेत्र में भारत का दशक हो, कितना इसके लिए हम तैयार हैं इस वक्त? जैसा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन पर जोर देने की जरूरत है। हमारे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में खासकर आईआईटीज और आईआईएससी ने अभी कोविड महामारी के समय यह दिखाया है कि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का डेवलपमेंट हुआ है जो कि काफी स्टेट ऑफ द आर्ट और कटिंग एज है। तो इससे पता पड़ता है कि हमारे यहाँ काफी क्षमता है, तकनीकी क्षमता है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की भी उपलब्धि है। यदि हम इस सब को आपस में कोलैबोरेट करके, इसको संगठित करके और एक लक्ष्य के साथ आगे चले तो हमें जरूर ही अगले दशक में एक तकनीकी सुपर पावर बनने में सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात रंगराजन साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में, और तकनीकी शिक्षण संस्थानों की भी संख्या हम बढ़ती देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, चाहे आईआईटी की बात हो या एनआईटी की बात हो। कितना हम ये सुनिश्चित कर पाए हैं कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिले बल्कि समय के हिसाब से जो ज़रूरतें हैं, जो बाजार, इंडस्ट्री चुनौती हैं, उससे भी उसका सामंजस्य हो? Yeah, so you are right. We have increased the number of technical and educational institutions, and the access to education has improved. But we still need to improve the quality of access. I think that is where the challenge is. On the student side, we need to improve the access. But I think technology is coming to our help. So we now have enough technological prowess to enable all this to happen. And I think the mobile phone, especially the smartphone, has been a big boon to the students. So I think with all these innovations put together, and in some sense, one of the few positive things that happened with the COVID pandemic was that it forced us all to go to online, and it automatically increased the reach of all these institutions. All of us have started online programs, and we are able to reach out to a large number of students. And as far as tailoring courses to the industry's requirement is concerned, we are doing that. We have started MTech online courses which are targeted at companies for their needs on business analytics, artificial intelligence, communication engineering, and so on. So I think all institutions are doing this. And with all these innovations together, I think we'll be able to reach out to a large number of Indian students as we go forward. बिल्कुल। करण दिक्कर साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, इसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक पर्सनल स्पेशल एफर्ट इसमें लगा रहे हैं इन तमाम संस्थानों के साथ संवाद करने में और शोध विकास को बढ़ाने में। ये कितना महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन आपको लगता है? महत्वपूर्ण बात है कि देश का शीर्षस्थ नेता यदि जो तकनीकी संस्थान है उनके प्रमुख से सीधे संवाद करे तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे संस्थानों को मोटिवेट करने में, उनको इंस्पायर करने में एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है तो फिर सरकार के बाकी जो तंत्र हैं वो भी इन संस्थानों की मदद करने में आगे आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हम अगले दशक में देश में जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके हम अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बना सके, यह सपना साकार हो सकता है यदि सरकार के सभी तंत्र, तकनीकी संस्थान और सभी वैज्ञानिक और शिक्षाविद यदि साथ मिलकर काम करें तो।
बिल्कुल रंगराजन साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने जो संवाद किया आप लोगों के साथ, उसमें एक बात पे बार बार जोर दिया गया है। एक तो उभरती चुनौतियां जो न्यू चैलेंजेस हैं और फ्यूचर पर्सपेक्टिव एक उसका हो। आखिर इसका क्या मतलब, आम लोग अगर उसको हम समझना चाहें, आम युवा समझना चाहे तो उसका क्या मतलब, ये क्या चैलेंजेस है, ये क्या फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस वक्त? Yeah, so there are many future challenges that the youth should be aware of. As you know, artificial intelligence and machine learning are coming into big way into the world, and they're being applied to all sorts of areas. And that itself, leads to challenges about ethics. For example, there are companies and banks which determine whether you get a bank loan or a credit card based on artificial intelligence. But that can lead to severe problems if these algorithms are biased. So the youth should be able to work on such cutting edge problems where especially in a country like India, where you need fair access to the technology to everybody without biases, without any other considerations entering into the picture. I think these considerations are very important. These challenges are very important. And also it's very important for the country to innovate. So the youth are the people who can really innovate and bring new technologies to the fore. We are getting into areas like blockchain technology, quantum technology. And then in healthcare, there are so many challenges. The current pandemic has shown that we need to innovate in healthcare, create affordable healthcare devices, create affordable vaccines. All these are challenges that the youth of the country can take up going forward. बिल्कुल, इसी सवाल को मैं आपसे भी करना चाहूँगा करंदिका साहब कि जब हम भविष्य की चुनौतियों या कहें वर्तमान की भी चुनौतियाँ, कोविड जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, तो क्या इसका दरअसल में मतलब होता है? क्या हम ये समझें जब हमारे देश के जो शिक्षण संस्थान है, तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट मिलने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आविष्कार या इनोवेशन करने लगेंगे जिसका समाज के हर क्षेत्र में आसानी से पहुंच होती जाएगी, उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, तब हम क्या समझेंगे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? जैसे आपने भी बताया कि कोविड महामारी के दौरान काफी सारे इनोवेशंस हुए शिक्षण संस्थानों में। तो जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कोविड महामारी ने हम सभी को we were really all forced to do those kinds of innovations because if the country really wants to be self-reliant, आगे चल के हमें इनोवेशंस और इंक्यूबेशंस और स्टार्टअप्स पर भी जोर देने की जरूरत है ताकि हमारे जो युवा हैं वो एक तरह से जॉब सीकर्स न बनके जॉब गिवर्स बने, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको और अधिक क्रिएट कर सके टेक्नोलॉजी कंपनियों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से, और साथ ही इस इनोवेशन से लोकल इकोनॉमी को भी फायदा मिल सके। तो इसमें जो तकनीकी संस्थान है इनका बड़ा योगदान है कि जो तकनीकी संस्थान में जो युवा छात्र हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स इन पर अपनी रुचि दिखाएं, ऐसी कंपनियां बनाएं और उन संस्थानों के आसपास जो कि लोकल इकोनॉमी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें और साथ ही बाकी युवाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। So this is how I think our economy can really progress. बिल्कुल रंगराजन साहब, जैसा बता रहे हैं करंदिका साहब, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इस तरह की बातें, इसके आगे बढ़ के भी चीज़ें हैं। मसलन ये कि हम युवाओं को क्या सिर्फ इसलिए प्रेरित करें कि वो एक अच्छी डिग्री हासिल कर लें और कोई नौकरी करने लगें, या फिर हम इस तरह से उनका विकास करें कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आगे बढ़ें और वहाँ पे कुछ ऐसा करें जो अभी हो रहा है उससे एक अगले चरण का वो कदम हो। Yeah, that's a very important point that you raised. Yes, we should not, our technical institutions and universities should not just be institutions that churn out degree holders who are just looking for employment, because for any future challenges,
we need to have a very strong research and development base. It's only out of these fundamental discoveries all these innovations come out. Without the discoveries, no innovation can come out. In fact, in IAC, we encourage what are called deep science startups. These are startups which come out of discoveries which the students have made in the labs under the guidance of professors. So I think you are absolutely right. We should not focus just on employment and jobs. We should make sure that the students are well trained, they have a very good basic knowledge, and they're able to discover and innovate. So we should give them the thinking ability, the ability to think creatively and create new products, create new ideas. Only then, because the next pandemic is not going to be exactly the same as this pandemic. That will be completely different. So the technologies developed for this may not be useful for the next one. Unless we are able to create people who can think creatively and who can on the spot create new technologies and so on, then we'll not be doing this country a big service. So I think it's very important what the point you raised. बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाएं करंदीकर साहब, तो क्या आपको लगता है आखिर सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारतीय युवाओं में बड़ा पोटेंशियल है, बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत इनोवेशन होता है उनमें, इनोवेटर्स होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ऐसे पैमाने होंगे जिससे हम ये कह सकेंगे कि हाँ, ये जो अगला दशक है, अगला डेकेड है, वो प्रौद्योगिकी का दशक होगा? पैमाने तो हमने जैसे बताया कि एक तो यह है कि हमारे देश का आर्थिक विकास जो है वो टेक्नोलॉजी के विकास से जुड़ा हुआ है। तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशंस कैसे हमारे आर्थिक विकास में सहायक हो रहा है। दूसरा पैमाना यह है कि इससे हमारे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, लोगों के जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे कि पेयजल, वातावरण, इन सब में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो, एनर्जी, इन सब की भी जरूरत है। इन सब चीजों में जब ओवरऑल इम्प्रूवमेंट और विकास होगा तभी हम कह सकते हैं। करंदीकर साहब, यहाँ पे हम अपने दर्शकों, अपने जो मेहमान हैं उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। अभय करंदीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।